नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जनवरी के ठिठुराते हुए सर्द मौसम में भी देश का सियासी तापमान जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। वजह है वर्ष 2024 का चुनावी साल होना। ये वो साल है जब देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और देश को एक नई सरकार मिलनी है। इन लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त भी बाकी नहीं रह गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्च अंत व अप्रैल की शुरुआत में देश के अंदर चुनाव भी होने लगेंगे। यही वजह है कि अभी से ही देश के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी योजनाओं पर काम करना और उन्हें अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। एक और विपक्ष है जो इस बार एकजुट होकर के सत्ताधारी दल भाजपा को सत्ता की गद्दी से दूर करने की जुगत में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर अपनी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। इस बार की अपनी जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य तय किया है। यानी बीजेपी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि उसकी जीत तो पक्की है और अपने अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा के पास सबसे बड़ा अस्त्र है अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर। राम मंदिर के बहाने भाजपा अपने 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने की जुगत में है। इसीलिए भाजपा द्वारा आधे अधूरे राम मंदिर का ही उद्घाटन किया जा रहा है। इसी को लेकर चारों शंकराचार्यों ने भी अपनी नाराजगी जताई है, तो वहीं कई विपक्षी दलों ने भी इस कार्यक्रम के राजनीतिक कार्यक्रम बन जाने की बात कहकर समारोह से किनारा कर लिया है। लेकिन भाजपा व साहेब को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका मुख्य मकसद ही है राम मंदिर के नाम पर अपनी सियासी रोटी सेकना और लोकसभा चुनाव से पहले कैसे भी करके राम मंदिर का उद्घाटन कराकर ये दिखा देना कि हमने चुनावों से पहले मंदिर का भव्य निर्माण करा दिया है और भगवान राम को वहां पर विराजमान कर दिया, ताकि राम मंदिर के आधार पर भाजपा हिंदू वोटरों को लुभा सके और खुद को सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी व राम भक्त पार्टी दिखा सके। यही वजह है कि भाजपा पिछले कई दिनों से राम मंदिर को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा रही है और ऐसे दिखा रही है जैसे राम मंदिर उसी की देन है। भाजपा वाले तो यहाँ तक कहते फिर रहे हैं कि राम को लाए ही वो हैं, जैसे कि उनसे पहले भगवान राम थे ही नहीं। दरअसल इन सब बातों और प्रचार प्रसार के जरिए भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रही है और उसमें उसे साथ मिल रहा है देश के कथित मेन स्ट्रीम मगर असल में सत्ता की चारण बन चुकी मीडिया का। भाजपा राम मंदिर का पुरजोर प्रचार प्रसार कर रही है और इसी के नाम पर हिंदू वोटरों को लुभाकर अपने 400 पार के लक्ष्य को पाना चाह रही है। लेकिन विपक्षी एकजुटता और देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भाजपा व साहिब कहीं न कहीं ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार 400 पार तो दूर, फिर से सत्ता में आना भी इतना आसान नहीं है। बेशक राम मंदिर के सहारे भाजपा को बूस्टर मिल सकता है, लेकिन सिर्फ राम मंदिर ही 400 पार करा देगा, इसका संशय पीएम मोदी व भाजपा को भी काफी अच्छे से सता रहा है। तभी साहेब इस बार काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। बेशक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली जीत ने बीजेपी के हौसले बुलंद कर दिए हैं, लेकिन ये साहिब भी जानते हैं कि इन विधानसभा चुनावों के परिणामों के आधार पर लोकसभा चुनावों के माहौल को भापना बेईमानी होगी। साथ ही 26 दलों को मिलाकर एकजुट हुआ विपक्ष भी साहिब की बेचैनी को बढ़ा रहा है। इसीलिए साहिब लगातार देश के अलग अलग हिस्सों के चक्कर काट रहे हैं और लोगों को बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि देश की सत्ता पाने के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिसने यूपी, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों पर कब्जा जमा लिया, वो दिल्ली की गद्दी पर भी राज करेगा। अब विपक्ष के एकजुट हो जाने से भाजपा और साहिब के सामने पूरी देश में चुनौती गहरा गई है। हालांकि देश के सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले यूपी को साधने के लिए भाजपा ने राम मंदिर का दांव खेला है, इसीलिए आधे अधूरे मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। लेकिन देश के दूसरे सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में जनता को लुभाने के लिए भाजपा के पास कोई मुद्दा या कोई हथियार नहीं है। उल्टा शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने व जनादेश का अपमान करने का कलंक जरूर भाजपा के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि हर कोई जानता है कि भाजपा ने इन दोनों ही पार्टियों में टूट कराकर सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय की है। इसीलिए फूट डालो राज करो की भाजपा की इस कूटनीति का खामियाजा भाजपा को महाराष्ट्र में भुगतना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर मराठा आंदोलन भी भाजपा के लिए लोकसभा चुनावों में गले की फांस बन सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए साहिब अब महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और लगातार महाराष्ट्र के चक्कर लगा रहे हैं।
तभी तो एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी बार एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच गए महाराष्ट्र। इस बार साहिब महाराष्ट्र के सोलापुर में पहुंचे। यहाँ उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने सोलापुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। हालांकि महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी राम मंदिर का सियासी लाभ लेने से नहीं चूके। उन्होंने यहाँ भी राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि अपने आराध्य श्री राम के टेंट में दर्शन करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब खत्म होने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, ये समय हम सबके लिए भक्ति भाव का समय है। साथियों, ये भी सहयोग है कि मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत नासिक से हुई। आज कई परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण है। इस दिन सब लोग पूरे हिंदुस्तान में राम ज्योति जलाएं। इससे आप सभी की गरीबी दूर होगी। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दर्शन करने पहुंचे। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। देखा आपने कितनी आसानी से पीएम मोदी ने राम मंदिर और महाराष्ट्र को भी एक साथ जोड़ दिया और एक तीर से दो निशाने साध दिए। इस दौरान साहिब ने भावुक होकर भी दिखाया और हर तरह से महाराष्ट्र के सोलापुर के लोगों को लुभाने का प्रयास किया। दरअसल साहिब की सीधी कोशिश राम मंदिर का सहारा लेकर महाराष्ट्र को साधने की है, क्योंकि महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ देश का दूसरा सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। पिछले एक हफ्ते से ये पीएम मोदी का दूसरा महाराष्ट्र दौरा है। इससे पहले जब साहिब महाराष्ट्र पहुंचे थे तो उन्होंने अटल सेतु जैसी बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया था। बता दें, ये देश का सबसे बड़ा पुल है जो नवी मुंबई और मुंबई के बीच की दूरी को आसान बनाएगा। इसमें 15,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। महाराष्ट्र के लगातार दौरों और योजनाओं के जरिए लोगों को लुभाने के इस कदम से ये तो साफ है कि भाजपा व साहिब को महाराष्ट्र में इस बार काफी डर सता रहा है। इसीलिए साहिब लगातार महाराष्ट्र के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है और यहाँ भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन ये लक्ष्य हासिल करना भाजपा व साहिब के लिए इतना आसान नहीं है। इसीलिए साहिब लगातार महाराष्ट्र की परिक्रमा कर रहे हैं। अपने 45 के लक्ष्य को पाने के लिए साहिब विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। पीएम मोदी खुद इतनी मेहनत इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि मोदी लहर अभी भी उतनी ही बनी हुई है और उनके दौरों से प्रभाव पड़ता है। इससे पहले 2022 में पीएम मोदी ने नागपुर में समृद्धि मार्ग का उद्घाटन किया था। नागपुर से मुंबई तक जाने वाला ये एक्सप्रेसवे राज्य के 14 जिलों को कवर करता है। भाजपा का ये भी प्लान है कि वो सभी 14 सीटों तक अपनी पहुंच बना ले। मराठवाड़ा में एनसीपी मजबूत रही है, जबकि मुंबई में उद्धव ठाकरे अपने लिए संभावनाएं देखते हैं। वहीं अब भाजपा यहां ज्यादा फोकस कर रही है। दक्षिण मुंबई से लेकर के बारामती तक भाजपा पूरी तरह आक्रामक है और गढ़ों से ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार को घेरने का प्लान है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र को लेकर साहिब की बेचैनी इस तरह भी देखी जा सकती है कि जोड़ तोड़कर भाजपा के महाराष्ट्र की सत्ता में आने और एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद से अब तक मोदी जी का ये 8वां दौरा होगा। अपने पहले के दौरे में पीएम मोदी नागपुर, पुणे, अहमदनगर, शिवनी, नासिक, सिंधुदुर्ग और सोलापुर को कवर कर चुके हैं।
इसके अलावा मुंबई की कई लोकसभा सीटों तक पीएम मोदी जा चुके हैं। ऐसे में उनका ये दौरा अहम है क्योंकि इस बार साहिब को महाराष्ट्र में काफी डर सता रहा है। वैसे साहिब को ये डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना मिलकर के चुनाव लड़े थे। तब शिवसेना एक थी और मजबूत थी। उस वक्त भाजपा और शिवसेना ने मिलकर के महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर जीत हासिल की, जिसमें से भाजपा के खेमे में 23 और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना के खाते में 18 सीटें आई थी, जबकि एनसीपी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही नसीब हुई थी। लेकिन अब महाराष्ट्र में सियासी हालात जो है पूरी तरह से बदल चुके हैं। कहने को तो शिवसेना अभी भी भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन ये शिवसेना पहले वाली शिवसेना नहीं है। अब शिवसेना 2 खेमों में बढ़ चुकी है। एक और शिवसेना की स्थापना करने वाले बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी है, तो वहीं दूसरी ओर किसी समय में बाला साहेब ठाकरे के करीबी में शामिल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शिंदे गुट है। कहने को तो मौजूदा वक्त में एकनाथ शिंदे की शिवसेना बहुमत में है और शिंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, जबकि उद्धव ठाकरे विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं। लेकिन ये हर कोई जानता है कि जमीनी स्तर पर अभी भी पकड़ उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना की है। वहीं ये हाल सत्ताधारी गठबंधन में शामिल एनसीपी का भी है, क्योंकि भले ही अजित पवार को शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जाता रहा हो, लेकिन ये अजित पवार भी भली भांति जानते हैं कि जो जनाधार शरद पवार के साथ जुट सकता है, वो जनाधार पाने के लिए अजित पवार को और भी मेहनत करने की जरूरत है। यानी कि सत्ताधारी गठबंधन में एनसीपी और शिवसेना शामिल जरूर हैं, लेकिन फिर भी उनकी ताकत पूरी नहीं है। जबकि दूसरी ओर गठबंधन में शामिल भाजपा है, जिसके पास इस गठबंधन में सबसे ज्यादा ताकत है। यही वजह है कि भाजपा एनसीपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी उठापटक जारी है, क्योंकि भाजपा को पिछले चुनाव में 23 सीटों पर उस समय जीत मिली थी, जब वो संयुक्त शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। इसीलिए इस बार जब शिवसेना टूट चुकी है तो भाजपा ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। वहीं शिवसेना और एनसीपी का हाल ये है कि खुद को स्थापित करने के लिए ये दोनों ही गुट अपने अपने लिए बराबर की सीटों की इच्छा कर रहे हैं, जो कि मुश्किल ही नजर आ रहा है। यही वजह है कि भाजपा समर्थित महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल में भी सीट बंटवारे को लेकर रैंच मची है। तो वहीं दूसरी ओर साहिब भी इन सब बातों से भली भांति वाकिफ है कि उनके साथ जो शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं वो असल शिवसेना या एनसीपी नहीं है, इसीलिए उनके वोट का पूरा मिलना तय नहीं है। उल्टा जो शिवसेना पिछले चुनाव में भाजपा के साथ थी, अब वो भी आधी हो चुकी है। इसीलिए साहिब और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि असली जनाधार उद्धव ठाकरे और शरद पवार के ही साथ हैं। यही वजह है कि कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा का शिंदे वाली शिवसेना में जाना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा था, ताकि कुछ संबल व सहयोग मिल सके। वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकता और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की एकजुटता भी साहिब व भाजपा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तभी साहिब लगातार महाराष्ट्र का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि साहिब को डर है कि 2 बड़े दलों को तोड़ने का आरोप व उनके बड़े नेताओं का खिलाफ होना प्रदेश में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की चर्चित भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन भी महाराष्ट्र की मुंबई में ही हो रहा है। ऐसे में जाहिर है कि इस यात्रा के वक्त कांग्रेस का वर्चस्व और बढ़ेगा। साथ ही उनके साथ शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार भी हैं, जो अपनी अपनी पार्टी के असली लीडर और रीढ़ की हड्डी हैं। उल्टा दूसरी ओर भाजपा शिंदे और अजित पवार में खुद सीट बंटवारे को लेकर गड़बड़ मची हुई है। इसलिए तो ये जाहिर है कि महाराष्ट्र में भाजपा की राह काफी मुश्किल होने वाली है। और साहिब ये अच्छे से जानते हैं कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य के लिहाज से 48 सीटों वाला महाराष्ट्र काफी अहम है। इसीलिए साहिब की बेचैनी बढ़ी हुई है, तभी तो वो लगातार महाराष्ट्र के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल अब इस महाराष्ट्र परिक्रमा का साहिब व भाजपा को कितना लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त और लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।